आप देख रहे हैं इंडिया वर्चुअल। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा में वेस्ट एशिया विवाद पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा पर रणनीतिक रोड मैप पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए भारत अब ईंधन के किसी एक स्रोत या क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहेगा। सरकार एलपीजी के साथ साथ पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस के विस्तार और घरेलू उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि भारत का 90% व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर है, जो वैश्विक संकट में जोखिम भरा है। इसे सुधारने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ का मेड इन इंडिया जहाज निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि समुद्री व्यापार में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश बजट 2026 पर कहा, जब हम सरकार से बाहर हुए तो कर्जा 69,000 करोड़ के करीब था। 6500 करोड़ की हमारी जो लोन की सीमा बची हुई थी वो हमने नहीं ली। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर में जैसे ही शपथ हुई, उसके बाद उन्होंने 6500 करोड़ का कर्ज लिया। वे मेरे वित्तीय वर्ष के खाते में कैसे आया? सुक्खू जी की सरकार में ऋण की बढ़ोतरी 16.3% सबसे अधिक है। हमारे समय में ये 7.2% था। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 76,000 करोड़ रुपए का ऋण पहुंचा था। फाइनेंशियल ईयर का जिक्र कर सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो हर महीने का जो शेयर आता था, वो शेयर किसने खर्च किया? वो किया प्रदेश की सरकार ने। इसलिए जो आंकड़ा ये बोल रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ नहीं, अगर उस आंकड़े को आप पूरा जोड़ेंगे तो वो आंकड़ा लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पहुंचता है। तो एक तो आंकड़ा वो है जिस आंकड़े को लेकर के गलत बोल रहे हैं, और जो ऋण की जो बात करें, ऋण की 76,000 करोड़ की जो बात कही है उन्होंने, तो पहली बात तो मैंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कही आपको कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 17,000 करोड़ नहीं, लगभग 30,000 करोड़ के करीब जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट को मिली, और इस महीने तक उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अभी तक मिल रही है। अब बात आती है जो ऋण की बात कर रहे हैं, 76,000 करोड़ आपने ऋण लिया।
मेरा एक्चुअल ऋण जब मैंने एग्जिट किया था, जब गवर्नमेंट से हम बाहर हुए, तो 69,000 करोड़ के करीब था। 6,500 करोड़ रुपए की जो लिमिट हमारी लोन की बची हुई थी, वो हमने नहीं ली। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर में जैसे शपथ ली उन्होंने, 11 दिसंबर को शपथ ली, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में उन्होंने वो 6,500 करोड़ रुपए का जो लिमिट बची थी वो ली। फाइनेंशियल ईयर का मेरे खाते में कैसे आएगा? फाइनेंशियल ईयर भले ही वो 2022-23 था, लेकिन जो लिमिट हम छोड़ गए थे, ऋण की लिमिट छोड़ गए थे 6,500 करोड़ रुपए की, वो एग्जॉस्ट ने की और उसको हमारे खाते में डाल रहे, जबकि वो ने अपने इसके लिए जो है इस्तेमाल की, अपने समय के लिए इस्तेमाल की। तो इसलिए आंकड़ा दूसरा गलत ये है। और मैंने जो एक आंकड़ा आपके सामने जो रखा है, वो आंकड़ा मैं बड़ा उसको मैं आपके सामने में ये कहना चाहूंगा। देखिए, वो आंकड़ा विशेष तौर से जो ऋण लेने का है, ऋण लेने का जो आंकड़ा है, इन दोनों के कार्यकाल में ऋण लेने का आंकड़ा जो है वो चला गया है। वो चाहे वो पूर्व की सरकार रही, वीरभद्र सिंह की सरकार रही, चाहे वो कोई और सरकार रही, मैं उस बात को ज्यादा डिटेल में जानता, तो वो ऑल टाइम उसमें मोर देन 10% रहा। और सुक्खू जी की सरकार का जो ऋण एनुअल ग्रोथ जो है वो 16.3 ऑल टाइम हाई। और जबकि मेरे समय में जो हमने ऋण, जिसका ऋण का शोर बहुत करते हैं, बहुत शोर डालते हैं कि ऋण लिया, हम राहुल गांधी ने वडोदरा में कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में। मोदी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है। अमेरिका में अडानी पर जो केस है, असल में वो नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए। अमेरिका का नरेंद्र मोदी को सीधा मैसेज है कि ज्यादा उटपटांग हरकत की तो समझ लेना। मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तान के जो मालिक थे, अगर आप यहाँ 1000-2000 साल पहले, 3000-5000 साल पहले आते आदिवासी तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, ये सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है, आरएसएस और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब ये देश आपका था, ये इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आप आदिवासी हो तो फिर इस देश का आप पर कर्ज है। आपकी जमीन ली गई, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन वो आपसे छीनी गई, इसका मतलब आप पर कर्ज है। वनवासी मतलब कुछ नहीं। वनवासी मतलब आप तो जंगल में रहते हो। आपकी दुआओं क्या के लेना लिए देना? दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अब घर वापस और आ जाइए। वनवासी शुक्रिया। बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनकी सोच पर आक्रमण है।
मुबारक लो। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए, ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है। मगर ये नई किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग, मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिस चीज के लिए वो मरे, उसकी रक्षा नहीं करते। दिल्ली बजट 2026 को लेकर आतिशी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली वालों के साथ फर्जीवाड़ा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में आम जनता की मूल जरूरतों को नजरअंदाज किया गया और सिर्फ दिखावटी घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए। वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी सीढ़ी होती जो काम कर रही होती, तो उन 9 लोगों की मौत नहीं होती। दिल दहलाने वाला नजारा था जब वो परिवार तीसरी मंजिल से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को फेंका। सड़क पर सर फटकर उस 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए। लेकिन ऐसी बेशरम सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। शेम। पहले उनके परिवार के शोक सभा में गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जिस आदमी ने अपने 9 परिवारजनों को खोया उसको धमकाते हैं, और अब सदन में उस परिवार को दोषी ठहरा रही हैं। 1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। और इसीलिए क्यों रोकते हैं हमारे विधायकों को अंदर जाने से? क्यों कहते हैं संजीव झा को बाहर निकालो, कुलदीप कुमार को बाहर निकालो, जरनैल सिंह सोमदत्त को बाहर निकालो? क्योंकि जब विपक्ष के विधायक पूरी संख्या में अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बीजेपी वालों, जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। आशीष सूद कह रहे हैं अगर कमल दत्त के काम किया होता तो आज कफन बांधने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आशीष सूद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो पालम अग्निकांड के बाद उन्होंने बतौर मंत्री इस्तीफा दे दिया होता।
खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामूहिक कन्या पूजन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटियों के प्रति आदर और सम्मान दर्शाता है, इससे हमारी सनातन की परंपरा आगे बढ़ती है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी नई पीढ़ी को हमसे जोड़ने के लिए बहुत प्रेरणा देती है। ये बहुत श्रद्धा और आस्था का पर्व है। ऐसे आयोजन होना समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, इससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्यौहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना अपने आप में पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सरकार के 4 साल हो गए, जन जन की सरकार, 4 साल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिस तरह से बात करें तो सरकार के 4 साल के बाद कार्यकाल को रखा गया है और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने पिछले 4 सालों में उत्तराखंड की जनता ने हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार हमको सरकार में दूसरी बार लाकर काम करने और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र तक समेकित रूप से, यानी समान भाव से काम हो, समान रूप से विकास हो, विकास की गंगा हर जगह पहुंचे। और इस संकल्प लेकर हम पहले दिन से लगातार आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम आया भी है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे निर्यात सूचकांक हो, या पूरे देश के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने वाला राज्य हो, बजट सरप्लस हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना हो, विद्युत उत्पादन बढ़ना हो, कृषि या मत्स्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिलना हो, या समान नागरिक संहिता जैसे कानून राज्य के अंदर पूरे देश में सबसे पहले लागू करना हो। ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमने उत्तराखंड की जनता की जो भावना है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।